सभी भैया बहनों को नमो नमः। यह प्रश्नावली 2 के सवाल हम आज यहाँ पर शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, यदि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 एक भाज्य का मतलब होता है ऐसा पद जिसमें भाग दिया जा रहा है तथा इसके भाजक निम्न हो। निम्न मतलब कि यहाँ से 1 2 3 4 प्रश्न में भाजक दिए गए। भाजक का मतलब होता है ऐसा पद जिससे हम भाग की क्रिया करते हैं, मतलब भाग देते हैं। ठीक है ना, जिससे भाग देते हैं वो भाजक और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। ठीक है, जो आएगा नीचे में बचेगा वो शेषफल। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको शेषफल यहाँ पे ज्ञात करना है। हम यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे P जो है वह बहुपद है। अंग्रेजी में बहुपद को पॉलीमिलियल कहा जाता है, पॉलीमियल कहा जाता है। तो पॉलीमियल का जो सिग्निफिकेंट है, जो साइन है वो P है, P से दर्शाते हैं, और X इसके अंदर की चर संख्या है जो यहाँ पे भाज्य में दी गई है। ठीक है, तो x धन बराबर x धन 1 ये भाज्य है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे हल अपन करना शुरू करेंगे। यह हल कर रहे हैं हम। यहाँ पे दिया है भाज्य, एक एक चीज अपन लिखते जाएंगे। भाज्य क्या दिया है अपने को? भाज्य दिया है P x बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, और भाजक दिया हुआ है, भाजक दिया है आपका, इसको अपन लेते हैं gx बराबर x धन 1। ठीक है, अतः x धन 1 बराबर अपन लेते हैं 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर पक्षांतर हो जाएगा और 1 इस पक्ष में आके ऋण 1 हो गया, मतलब x का मान ऋण 1। अब हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से या शेषफल प्रमेय से। क्या है शेषफल प्रमेय से? x का मान ऋण 1 जो है अपन बहुपद में चर पदों के लिए रखेंगे। तो शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल मतलब रिमाइंडर, इसलिए इसका हम इसको r से ज्ञात करते हैं। तो r बराबर हो जाएगा आपका p और x की वैल्यू ऋण 1। ठीक है, तो इस पद के लिए अपन मान रखते जाएंगे। x की घात 3 है तो ऋण 1 की घात 3 आएगा, धन 3 x की घात 2 है तो ऋण 1 की घात 2 आएगा, ऋण 5 x का मान यहाँ पे ऋण 1 आएगा और यह धन हो गया आपका 8। आप देखेंगे ऋण 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, मतलब कि 3 बार ऋण 1 का गुना हो रहा है। जब विषम संख्याओं का ऋण 1 में गुना होता है तो हमको ऋण 1 की ही प्राप्ति होती है। धन यहाँ पे है ये 3, ऋण 1 गुणित ऋण 1 2 बार है, मतलब सम बार इसकी आवृत्ति हो रही है ऋण 1 की, तो यह धनात्मक आएगा, तो इसका मान हो गया 1। ऋण 5 और ऋण 1 का गुना धन 5 हुआ और ये हमारा धन 8। चलिए अब अपन इसको करते हैं, ऋण 1 3 गुणित 1 धन 3 धन 5 धन 8। ठीक है, ऋण 1, अब धनात्मक वैल्यूओं को जोड़ लो आप, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ते हैं तो 16, धन 16। ऋण 1 धन 16 मतलब 16 में 1 गया, बड़ी संख्या क्या के धन का चिन्ह है तो इसका आ गया उत्तर 15। तो हमारा शेषफल है 15। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस भाजक से इसमें भाग देते हैं तो शेषफल कितना रहेगा हमारा, 15 रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, भाग की प्रक्रिया हम इससे पहले कर चुके हैं। ऐसे ही अभी हमारे पास में एक और सवाल लेते हैं अपन इससे संबंधित और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम इससे संबंधित आगे का एक सवाल लेते हैं, वो सवाल अभी यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, हम इसी प्रश्न क्रमांक 1 का एक सवाल लेते हैं और वो सवाल है, अगर भाजक जो है आपका 5वें नंबर का सवाल, भाजक जो है वो x धन 1/3 है, तो इसके लिए भी अपन सेम वैसे करेंगे। भाज्य क्या है जो हमारे पास दिया हुआ था, भाज्य मतलब px बराबर है आपका x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x और धन 8। भाजक क्या है, भाजक gx बराबर है x धन 1/3।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसलिए x धन 1/3 को हम शून्य के बराबर लेते हैं। तो यहाँ से चर x की वैल्यू आ जाएगी धन 1/3, शून्य के उधर पक्ष में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1/3। ठीक है, ऋण 1/3। तो अतः शेषफल प्रमेय की सहायता से, अब इसको ध्यान से देखेंगे, अतः शेषफल प्रमेय की सहायता से, या शेषफल प्रमेय की सहायता से, या शेषफल प्रमेय से। ठीक है, क्या आ जाएगा, शेषफल आर पी, सॉरी, ऋण 1/3, ये आर है और ये पी है, ठीक है ना, 1/3 बराबर हो जाएगा ऋण 1/3 की घात 3 धन 3 x की घात 2, मतलब ऋण 1/3 की घात 2 सॉरी ऋण, ये ऋण है 5 x का मान ऋण 1/3 धन 8, ये ऋण है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब ये अंश और हर में है, तो ऋण 1/3 की घात कितना हो जाएगा, क्योंकि ऋण की आवृत्ति विषम बार में है, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा, गुणनफल जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। 1/3 का गुना करेंगे, 1/3 गुणित 1/3 गुणित 1/3, तो ये हो जाएगा 1/27 धन और ऋण। तो यहाँ पे धन हो गया, ये 3 है, ऋण 1/3 और ऋण 1/3 दो बार आवृत्ति हो रही है ऋणात्मक की, सम है इसका घातांक, घात जो है वो सम है, तो ये हो जाएगा 1/3 ऋण 1/3 गुणित ऋण 1/3, तो इसका धनात्मक गुणनफल आएगा, ये हो जाएगा 1/9। ऋण और ऋण का गुना धन हो गया 5/3 और धन 8/1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके हर में 1 है। अब आ गया ऋण 1/27 धन 3/9 धन 5/3 धन 8/1। ओके, इसके आगे में आप देखते हैं इनके सबके हर अपन समान करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर समान करने के लिए हम इसका या तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके हर से अपन लघुत्तम में भाग देंगे, और जो उत्तर आएगा उसका अंश में गुना करेंगे, वो प्रक्रिया कर लो, या सीधा सीधा इसकी एक प्रक्रिया करो कि इसमें सबसे उच्चतम जो हर है वो है 27, और सभी जो है 9 और 3 और 1, इनको सबको हम 27 बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। ऋण 1/27 धन 3/9 को 27 बनाने के लिए अपने को अंश और हर में 3 और 3 का गुना करना पड़ेगा, धन 5/3 को 27 बनाने के लिए 9 और 9 का गुना करना पड़ेगा, और 8/1 को 27 हर बनाने के लिए 27/27 का अपने को गुना करना पड़ेगा। अब आ गया ऋण 1/27 धन, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3/3 से 9/27 धन 45/27, 5 निया 45 या 3 तिया 9, और 8 गुनी 27 करते हैं तो इसका आ जाएगा 216/27। अब सब 27 है, तो 27 इसका लसा आ गया, यहाँ से ऋण 1 आएगा, इसका हर अंश 9 है, इसका अंश धन 45 है, और इसका अंश 216 है। अब जब हम इनको सबको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 1, 9 में 45 को जोड़ेंगे, तो 9 में 45 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 54 और 216 को जोड़ते हैं तो आ जाता है धन 270/27। ठीक है, 270 में 1 गया तो 269/27, ये इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से ये 2 सवालों को हमने समझने का यहाँ पे प्रयास किया। ठीक है, भाज्य दिया है, भाजक दिया है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात करते हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, और शेषफल वो होता है जब अपन भाग की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो शेष कितना बचता है, वो शेषफल होता है। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, बाकी अन्य सवालों को मैं भेज दूंगा, ये करेंगे, आप बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे हम विराम देते हैं।